12:15 बजे मोबाइल फोन की घंटी बजी। डॉक्टर सुजाता की कॉल थी। हेलो हाय के बाद पूछने लगी, कोई चीज चाहिए हो तो आपकी तरफ आ रही हूँ। मैं बेतकल्लुफी से बोला, काफी सामान चाहिए, और फिर उसे नाश्ते के जरूरी सामान के अलावा परमा के लिए 2 सूट और तौलिया लाने का बता दिया। कपड़ों के नाप के बारे में इस्तफसार पर एतमाद से अपनी जाने हयात पलवशा का नाप दे दिया। डॉक्टर सुजाता 2 बजे के करीब वहाँ पहुंची थी। मैंने दाखिली दरवाजा खोला, वो कार अंदर ले आई। गैराज में तो जगह नहीं थी, उसने कार मुख्तसर से सहन में ही पार्क कर दी। अकबी नशिस्त सामान से भरी हुई थी। सामान अंदर मुंतकिल करके हम निचले ड्राइंग रूम में बैठ गए। अब तक मैंने उसे परमा के बारे में कुछ नहीं बताया था, और चूंकि खबरों में उसका कोई तस्करा नहीं हुआ था, इसलिए डॉक्टर सुजाता खुद से भी उसके बारे में कुछ नहीं जानती थी। रस्मी कलिमात की अदायगी के बाद उसने खुशदिली से पूछा, जगह पसंद आई? मैं साफ गोई से बोला, आपके रवैये ने उलझाया हुआ है, वरना जगह बहुत उम्दा है। उसके चेहरे की रौनक मांद हुई। होंठ काटते हुए उसने चुप साध ली। तब वो काफी दुखी दिखाई दे रही थी। मैंने कहा, डॉक्टर साहब याद रहे, पुलिस और एजेंसियां मुसलसल हमारी तलाश में हैं और मालूम नहीं किस वक्त हम तक पहुंच जाएं। ऐसे हालात में अंधाधुंध भागना हमारी मजबूरी बन जाता है। बेहतर होगा कि किसी मुनासिब मौके के इंतजार की बजाय जो कुछ कहना है उगल दें। हाँ या ना करने में मैं देर नहीं लगाऊंगा। उसने पूछा, आपकी साथी सोई हुई है? मैंने अस्बात में सर हिलाया, बोला, हाँ, अगर जाग रही होती तब भी परवाह नहीं थी, क्योंकि बेचारी हिंदी से बिल्कुल ही नाबलद है। वो मुस्तफसिर हुई, क्या मेरा काम करने को उसकी इजाजत की जरूरत पड़ेगी? मैंने उसे तसल्ली दी, इसका इन्हिसार आपके काम पर है। अगर अकेले मेरे करने का है तो उसे बताने की भी जरूरत नहीं पेश आएगी, वरना बेफिक्र रहें, वो मेरे साथ है। वो उलझन आमेज लहजे में बोली, मुझे नहीं पता आप अकेले कर लेंगे या दोनों की जरूरत पड़ेगी। मैंने कहा, आप ये सरदर्द मेरे लिए रहने दें और काम बताएं। लम्हा भर सोचकर वो हिचकिचाते हुए बोली, 7 हाइट हॉस्पिटल का एक सीनियर डॉक्टर मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। उसके पास मेरी ऐसी वीडियोस हैं जो लीक हो गई तो मेरे पास आत्महत्या के सिवा कोई चुनाव नहीं बचेगा। मैंने दिल ही दिल में अपने पास मौजूद पैसों का हिसाब करते हुए पूछा, कितनी रकम का तकाजा कर रहा है? वो सुर्ख होते हुए बोली, उसे रकम नहीं चाहिए। मैंने उसके महजूब चेहरे से नजरें हटाई और सोफे की पुश्त पर सर टेकते हुए पूछा, कहीं उसका मुतालबा मान तो नहीं लिया? वो शर्म, गुस्से और दुख भरे लहजे में कर रही, गुज़श्ता 2 इतवार की रातें अजियत सह चुकी हूँ। मैं शाकी हुआ। उसका मुतालबा पूरा करने के बाद बाकी क्या बचा? वो बोली, अब वो जोर दे रहा है कि मुझे उसके दोस्तों को राजी करना पड़ेगा, और दर हकीकत वो उसके दोस्त नहीं, गाहक हैं, जिनसे भारी मुआवजा लेकर वो मुझे पेश करेगा। मेरे अलावा भी चंद लेडी डॉक्टर उसके चुंगल में फंसी हुई हैं, जो कोशिश के बावजूद जान नहीं छुड़ा पा रही। एक बार उसके हत्थे चढ़ जाने वाली इस दलदल से निकलने की कोशिश में मजीद धंसती चली जाती है। पहले उसके पास मेरा एक वीडियो क्लिप था, अब 2-3 फिल्में बना चुका है। मैंने हैरानी से पूछा, आप फंसी कैसे? वो रूखे लहजे में गोया हुई। डॉक्टर आदिति वर्मा काफी अरसे से उसके चुंगल में फंसी हुई थी। उस बेगैरत ने आदिति से वादा किया कि अगर मुझे वरगला कर उसके चुंगल में फंसा दे तो आदिति की जान छोड़ देगा। आदिति लालच में आ गई, मुझसे ताल्लुकात बढ़ाए, दोस्ती और बेतकल्लुफी पैदा की, यहाँ तक कि 2-3 हफ्तों में हमारी गाड़ी छनने लगी। फिर एक रात अपने हाथ तकरीब में बुलाया। दोस्ती निभाने को मुझे जाना पड़ा। क्या खबर थी कि अपनी गर्दन में फंदा डाल रही हूँ। तकरीब में उसकी गिनी चुनी सहेलियां और चंद दोस्त ही आए हुए थे। दूसरों की हमराही में मैंने भी 2-3 जाम चढ़ा लिए। इससे बेखबर के आदिति मेरी शराब में जज्बात को बरंगेख्ता करने वाली दवाई की अच्छी खासी मिकदार शामिल कर चुकी थी। जूं ही मैं बहकने लगी, आदिति मुझे खींचकर अपनी ख्वाबगाह में ले गई। मुझे अपने अफाल पर काबू नहीं रहा था। ख्वाबगाह में बंद करके पहले तो वो खुद मेरे जज्बात को मजीद उभारती रही। जूं ही मैं होश व खिरत से बेगाना हुई, उसने अपने खुसूसी मुलाजिम को फोन करके वहीं बुला लिया, और तब तक मैं फायदे नुकसान के एहसास से कोसों दूर जा चुकी थी। तब मेरी तलब में जिल्लत और गलाजत के अलावा कुछ शामिल नहीं था। जब हवासों में आई तो लुट चुकी थी, लेकिन अफसोस करने और पशमान होने से मेरी इस्मत या फख्र वापस नहीं आ सकता था। रो धोकर घर आ गई। 2 दिन नौकरी पर भी न जा सकी थी, और जिस दिन काम पर लौटी तब पता चला कि मेरे पांव के नीचे जमीन नहीं रही। डॉक्टर देवाशीष कुमार के मुतालबे से बचने का एक ही रास्ता बचा था, और वो था आत्महत्या करना। कोशिश तो की, मगर जिंदगी की मोहब्बत गालिब रही। सोचा, जब एक बार बर्बाद हो चुकी हूँ तो दूसरी बार कड़वा घूंट पीने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। पहले लाइल्मी वजह बनी और दूसरी बार बेबसी। मगर ये मेरी भूल थी कि देवाशीष जैसे दरिंदे के चुंगल से जान छुड़ाना मुमकिन होता है। ये कहते ही उसकी खूबसूरत आंखों से पानी बहने लगा। अचानक लौरा की आवाज आई, पानी पी लो। न जाने वो किस वक्त पहुंची थी। उसे रोते देखकर पानी का ग्लास बढ़ाते हुए नरम लहजे में बोली। सुजाता ग्लास थाम कर एक ही सांस में खाली कर गई। लौरा बावर्ची खाने की तरफ बढ़ गई थी। मैं मतलब की बात पर आया।
अब बताओ मैं क्या कर सकता हूँ। वो आजुर्दगी से बोली, सारी कहानी बता तो दी है। मैं नरमी से बोला, तफसील बताई है, मतम नजर बयान नहीं किया। वो दांत पीसते हुए बोली, देवाशीष कुमार को कत्ल कर सकते हो। मैंने कहा, ये काम आप खुद भी तो कर सकती हैं। वो इस्तेज़ाई अंदाज में बोली, क्या आपको इतनी हिम्मत और हौसले वाली लगती हूँ। मैं इत्मीनान से बोला, किराए के कई कातिल मिल जाते हैं। वो बोली, अगर वो कातिल पकड़ा जाता तो मेरी इज्जत तो खैर क्या बचती, जेल की सैर भी करना पड़ती। मेरे मशवरे जारी रहे। मैंने कहा, अपने भाई को सब कुछ बता देती। एक मर्द ऐसे मामले को अच्छी तरह संभाल सकता है। उस वक्त लौरा मग में चम्मच घुमाती हुई मेरे साथ आकर बैठ गई। वो शायद कॉफी के लिए पेस्ट बना रही थी। सुजाता गहरे तन से बोली, यकीनन आपके यहाँ ऐसे हादसे के बाद बहन फौरन अपने भाई को एतमाद में लेती होगी। मैंने कहा, गलती का एतराफ कर लेती तो गुनाह से बच जाती। वो नदामत से बोली, अपनी गलती और हिमाकत पर पर्दा डालने को गुनाह का सहारा लेना चाहा था, मगर नहीं जानती थी कि पस्ती में लुढ़कने वाला तह में पहुंचने से पहले नहीं संभल सकता। यकीनन मेरी निजात भी शमशान घाट में जाकर ही होगी, लेकिन बदनामी से नहीं भाग सकती, क्योंकि देवाशीष जैसा मूसी मेरी मौत के बाद मेरी नाजेबा वीडियोस को बेचकर पैसा कमाएगा। मैंने कहा, मेरे लिए देवाशीष के सर में गोली उतारना चंदा दुश्वार नहीं है, लेकिन देवाशीष की मौत के बाद भी खतरा आपके सर पर मंडलाता रहेगा। न जाने उसने वीडियोस कहाँ छुपाई होंगी। उसकी मौत की वजूहात ढूंढने वालों की उन वीडियोस तक रसाई मुश्किल नहीं होगी, और तफ्तीश करने वालों में कोई बदखसलत शामिल हुआ तो आपका वास्ता किसी नए देवाशीष से पड़ जाएगा। वो फीके लहजे में बोली, अंदाजा कर सकती हूँ। लौरा लाताल्लुकी से मग में चम्मच घुमाए जा रही थी। सर दर्द के लिए पेस्ट वाली कॉफी अच्छी रहती है, लेकिन कॉफी का पेस्ट बनाना भी अच्छा खासा सर दर्द है। बकौल शायर, दर्द सर के वास्ते संदल लगाना है मुफीद, इसका घिसना और लगाना दर्द सर ये भी तो है। लौरा नींद से जाकर अपनी कसलमंदी दूर करने को कॉफी पीना चाह रही थी, और उसकी कसलमंदी पेस्ट बनाने ही से दूर हो गई थी। मैं सुजाता की तरफ मुतवज्जे हुआ। अब बताओ आपके लिए क्या कर सकता हूँ। गहरा सांस लेते हुए उसने माथे पर सर टेका। उसका नरम लहजा, खुश अखलाकी और बात करने का ढंग ऐसा था कि मैं जुआ खेलने पर आमादा हो गई। सोचा आपके काम आकर अपना बिगड़ा नसीब सुधार लूंगी। लौरा बावर्ची खाने की तरफ बढ़ गई थी। मैंने आगे झुककर सुजाता के हाथ की पुश्त को थपथपाया। नसीब सुधारना रब्बे कायनात का काम है, अलबत्ता कोशिश की जा सकती है, और बेफिक्र रहो, इंशाल्लाह तुम्हें मायूस नहीं करूंगा। मुझे अकीदत से देखते हुए वो ममनूनियत भरे लहजे में बोली, आपका तुम कहना मुझे अच्छा लगा। लौरा ट्रे में 3 मग सजाए नमूदार हुई। हमारे सामने एक एक मग रखकर उसने अपना मग उठा लिया। शुक्रिया कहते हुए डॉक्टर सुजाता ने कॉफी का मग उठा लिया। गर्दन में हल्का सा खम लाते हुए लौरा ने फुलझड़ी छोड़ी। राजा की तसल्लियों और वादों को संजीदगी से मत लेना, क्योंकि खूबसूरत लड़कियों को चिकनी चुपड़ी बातों से बहलाना इसकी आदत है। डॉक्टर सुजाता बौखला गई। क्या मतलब? लौरा ने मुंह बनाया। अलजबरे का कुलिया या ज्योमेट्री का मसला तो नहीं बता दिया कि वजाहत की जरूरत पड़े। डॉक्टर सुजाता शिशदर सी मेरी तरफ मुतवज्जे हुई। मैं इत्मीनान से बोला, इसे पूछो ना, मेरे साथ क्यों अपना वक्त जाया कर रही है, कहीं दफा हो जाए। लौरा का मुतरन्नम कहकहा गूंजा। बोली, अकेले में मिन्नतें करने और हाथ जोड़ने से भी नहीं कतराता, और दूसरों के सामने इसके ड्रामे देखो। डॉक्टर सुजाता हवन्नक बनी हमें घूर रही थी। फिर उससे रहा न गया। हिंदी में बोली, मैडम की बात मेरी समझ में नहीं आ रही। मैंने कहा, फिक्र न करो, इसकी बेहुदा गोई और बकवास की आदत बहुत पुरानी है। लौरा शरारती अंदाज में बोली, झूठा? इसलिए उर्दू बोल रहा है ताकि मुझे उसकी बात समझ न आए। डॉक्टर सुजाता के चेहरे पर परेशानी उभरी। लौरा नशिस्त छोड़कर उसके पहलू में जा बैठी। बोली, बहरहाल परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, और बताओ मसला क्या है। डॉक्टर सुजाता बोली, आपके साथी को तफसील बता दी है। लौरा बराह रास्त मुझे मुखातिब हुई। तो क्या सोचा है? मैंने कहा, मशवरा करते हैं। लौरा मसरत से चहकी। शुक्र है मुझसे बात तो की। मैंने सोचा पक्के खफा हो गए हो। मैंने कहा, तुम्हारी हरकतें तो ऐसी नहीं कि बंदा बात भी करे। लौरा बोली, अच्छा अब तो माफी तलाफी हो गई है, तो क्यों ना काम की बात की जाए। पहले मुझे डॉक्टर सुजाता का मसला बताओ, फिर कोई हल सोचते हैं। मैंने इजमालन बयान किया, तुम्हारे वाला मसला है, इसे भी एक शुक्ला टकरा गया है जो उन लम्हात को फिल्मा कर बेचारी को ब्लैकमेल कर रहा है। बस उस दरिंदे से जान छुड़ाना चाहती है। वो सुकून से बोली, सोचना क्या है, सर में गोली उतारो ताकि अपने अधूरे काम की तरफ मुतवज्जे हो सके। मैंने पूछा, और उसके कब्जे में जो वीडियो है उसका क्या? वो डॉक्टर सुजाता की तरफ मुतवज्जे हुई। बोली, जरा उसका हुदूद अरबा बयान करो, कहाँ रहता है,
किस वक्त छुट्टी करता है, मुहाफिज कितने हैं वगैरह। सुजाता ने तफसील बताई। बोली सुबह 9 बजे अस्पताल पहुंचता है और शाम 4 बजे छुट्टी करता है। 7 हाइट हॉस्पिटल से थोड़े फासले पर ही शिवजी नगर में उसकी बड़ी सी कोठी है। गैर शादीशुदा है। घर में 2 चौकीदार, एक माली, एक बावर्चन हर वक्त मौजूद होते हैं। एक जाती मुहाफिज और एक ड्राइवर भी है जो अस्पताल की तरफ से उसे मिले हुए हैं। लौरा ने बेबाकी से पूछा, औरतों के बारे में उसकी कोई खास पसंद? डॉक्टर सुजाता नफरत भरे लहजे में बोली, खुद तो काला भुजंग है मगर गोरी सफेद औरत का शैदाई है, इसीलिए सांवली और काली रंगत वाली उमूमन उसके शर से महफूज रहती हैं। एक लम्हे के तौक़ुफ़ के बाद वो हसरत से बोली, काश मेरी रंगत भी सांवली होती। लौरा ने पूछा, किस चीज का स्पेशलिस्ट है? वो बोली, माहिर अमराज़े क़ल्ब व जिगर यानी कार्डियोलॉजिस्ट है। लौरा इत्मीनान से बोली, राजा अपने रवैये की माफी मांगे, बाकी काम मैं संभाल लूंगी। मैंने कहा, जरूरत ही नहीं है, तुम आराम करो। नाक भूं चढ़ाते हुए बोली, जलील हो जाओगे लेकिन अपनी अना नहीं छोड़ोगे। फिर वो सुजाता को मुखातिब हुई, मुझे सफेद कोट और नई कार चाहिए होगी, तुम मेरे साथ चलोगी? दूर से उसकी कोठी दिखाकर वापस आ जाना, बाकी ऐसे किरदार को मैं आसानी से संभाल लूंगी। मैंने पूछा, मुझे बताओ तुम क्या करना चाहती हो? बोली, तुम्हें तो बिल्कुल नहीं बताऊंगी, अलबत्ता माफी मांगते हो तो गौर कर सकती हूँ। मैंने भिन्नाते हुए कहा, भाड़ में जाओ। वो खिलखिलाकर हंसी, बोली, चलो बता देती हूँ, तुम भी क्या याद करोगे। एक आलीशान कोठी के दाखिली दरवाजे के सामने मैंने कार रोकी। चौकीदार जेली खिड़की खोलकर बाहर निकला। मैं चौकीदार को मुखातिब हुआ, डॉक्टर जेनिफर हिंसले डॉक्टर देवाशीष साहब को मिलने आई हैं। चौकीदार बोला, मैं पता करता हूँ, और वो अंदर घुस गया। लौरा ने मुझे छेड़ा, तुम्हें जेनी भूली नहीं है? मैंने कहा, बेहतर होगा कार से निकल कर खड़ी हो जाओ ताकि डॉक्टर देवाशीष तुम्हें अच्छी तरह देख सके। मैंने उसे सिक्योरिटी कैमरे की तरफ मुतवज्जे किया। वो बोली, तुम जैसे खड़ूस के साथ इतना अरसा रहकर भी मुतासिर न कर पाई तो वो खबीस वीडियो कैमरे में देखकर कैसे मुतासिर हो जाएगा। तंजिया लहजे में कहते हुए वो नीचे उतर गई। काले रंग के 3 पीस सूट में वो सही दमक रही थी। बालों को अच्छी तरह संवार कर उसने बखेर दिया था ताकि यूं लगे कि काम छोड़ कर आई है। सफेद कोट ने रही सही कसर पूरी कर दी थी। आंखों में नीले लेंस और उस पर सफेद बड़े शीशों की ऐनक जिसने उसका आधा चेहरा ढांप लिया था। ऐनक ने उसकी मासूमियत में कई गुना इजाफा कर दिया था। वो अपने असल हुलिये में थी, क्योंकि हमें उम्मीद थी कि डॉक्टर देवाशीष उसे शक्ल से नहीं पहचानता होगा। यूं भी टीवी पर सिर्फ मेरी तस्वीर दिखाई गई थी। लौरा की तस्वीर पुलिस और एजेंसी वालों को खुफिया तौर पर तकसीम की गई थी। मैं खामोश बैठा रहा। तवक्को के मुताबिक मिनट भर के बाद ही गेट खुल गया था। लौरा अंदर आ गई। मैंने कार आगे बढ़ाई और वसी सहन में पहले से मौजूद 2 कारों के साथ पार्क की। दूसरी तरफ घूमकर उसके लिए दरवाजा खोल दिया। नजाकत से नीचे उतरकर वो अंदरूनी इमारत की तरफ बढ़ गई। मैं उससे एक कदम पीछे मौतदबाना अंदाज में चलने लगा। ड्राइंग रूम में दरमियाने कद का काला सांड खड़ा था। डॉक्टर की बजाय वो किसी गुरोह का दादा लग रहा था। करी होंठों पर नदीदेपन से जबान फेरते हुए उसने लौरा की जानिब हाथ बढ़ाया। बोला, यकीन नहीं आ रहा इंडिया में इतनी खूबसूरत डॉक्टर भी मौजूद हो सकती है। लौरा ने उसके बड़े हुए हाथ को थामा। बोली, यकीनन मैं मौअज़्ज़ज़ देवाशीष से मिलने की सादत हासिल कर रही हूँ। उसके हाथ में लौरा का गोरा चिट्टा हाथ यूं लग रहा था जैसे कोका कोला के मशरूब से भरे ग्लास में अंडा डाल दिया जाए। बड़ी मुश्किल से लौरा ने हाथ उसकी गिरफ्त से आजाद करवाया और मेरी जानिब इशारा करते हुए बोली, ये मेरे ड्राइवर, मुहाफिज और दोस्त राजा जी हैं। देवाशीष ने हैरानी जाहिर की। दोस्त? मैंने भी अपने चेहरे पर खूब कालक मली हुई थी। समझ लें 2 रूह स्याह आमने सामने आ गए थे। लौरा बेबाकी से बोली, क्योंकि मुझे इसका रंग बहुत पसंद है। देवाशीष की बाछें खिल गई थीं। बोला, ये तो मेरे लिए फख्र की बात है, और गर्मजोशी से मेरा हाथ पकड़ते हुए बोला, ये अपने हम रुतबा के साथ ज्यादा आरामदेह रहेगा, क्योंकि 2 डॉक्टरों की सकील गुफ्तगू इसके पल्ले कहाँ पड़ेगी। उसका मुहाफिज भी वहीं मौजूद था। 6 फुट जिसामत का लंबा तड़ंगा सुडोल बदन का जवान गहरी नजरों से मुझे घूर रहा था। लौरा मानी खेज अंदाज में बोली, हम आपके मुताल्ले के कमरे में चले जाते हैं, ये इधर ही बैठ जाएंगे। यकीन मानो मुझे मालूम नहीं था कि आप इतने दिलकश होंगे, वरना फारिग वक्त में आती। देवाशीष इस्तरारी अंदाज में हाथ मलते हुए बेसब्री से बोला, आप अपने फारिग औकात बता दें, मैं इंतजार कर लूंगा। लौरा जैसी पुरकशिश लड़की का महबूबाना अंदाज उस बेचारे ने कहाँ देखा था। लौरा पके हुए फल की तरह उसकी झोली में गिरी थी। बोली, मेरे साथी डॉक्टर को घंटी पर समझा दो तो चंद घंटे अभी भी निकाल सकती हूँ। देवाशीष कमीनेपन से बोला, वैसे मेरा मुताल्ले का कमरा और ख्वाबगाह एक साथ हैं।
लौरा के होंठों पर महबूबाना तबस्सुम उभरा। बोली, आप जैसी शख्सियत से मुझे इसी अक्लमंदी की तवक्को थी। देवाशीष बोला, अजीत तुम मेहमान की सेवा करो, मैं डॉक्टर जेनिफर हिंसले का मसला सुन लूं। अपने मुहाफिज को हिंदी में हिदायत देकर उसने छाती पर हाथ रखकर लौरा को आगे बढ़ने का इशारा किया। लौरा नजाकत से चलते हुए मतलूबा समत को बढ़ गई। मैं उन्हीं की समत मुतवज्जे रहा। सोफे पर नशिस्त संभालते हुए अजीत ने मानी खेज अंदाज में कहा, बैठो दोस्त, लगता है हमें काफी देर गपशप का मौका मिलेगा। जेब से साइलेंसर लगा ग्लॉक बरामद करते हुए मैं इत्मीनान से बोला, ऐसा बस तुम समझते हो। उसने उठने को पर तोले, ये क्या मजाक है। मैं पूरे एतमाद लहजे में बोला, यकीन करो दोस्त, तुम कितनी ही तेजी दिखा लो, बहरहाल गोली से हार जाओगे। जान बचाने का मौका दे रहा हूँ, हाथ गर्दन के पीछे बांध कर उल्टे घूम जाओ। वो एतमाद से बोला, और तुम अजीत के नाम से वाकिफ नहीं, इसलिए माफ करते हुए दफा होने का मौका दे रहा हूँ। उसने उठने की कोशिश नहीं की थी। मैंने कंधे उचकाते हुए कहा, जैसे तुम्हारी मर्जी, और मैंने एकदम ट्रिगर दबा दिया। गोली उसके कान की लौ को साथ ले गई थी। उसके होंठों से तेज सिसकी के साथ वाहियात गाली बरामद हुई और उसने कान पर हाथ रख लिया। मैं चूंकि उसे कत्ल नहीं करना चाहता था, इसलिए गाली बर्दाश्त करना पड़ी। वो देवाशीष का मुहाफिज था। मालूम नहीं उसकी कार्रवाइयों में शरीक था या नहीं, सिर्फ शुबे की बिना पर उसे ठिकाने लगाना मुनासिब नहीं था। मैंने कहा, ये गोली तुम्हारी खोपड़ी में भी छेद कर सकती थी। तब अजीत नाम पर इतराने वाली जबान की हरकत ने रुक जाना था। एक और मौका दे रहा हूँ, और यकीन करो मुझसे बार बार मौके नहीं दिए जाते। उसने बाजू ऊपर उठा दिए थे। आंखों में गैज़ व गज़ब लिए वो कीनातोज नजरों से मुझे घूर रहा था। कान की लौ से खून के कतरे टपक कर उसकी सफेद कमीज को रंगीन कर रहे थे। मैंने हुक्म दिया, हाथ गर्दन के पीछे बांधो और सोफे से उतरकर उल्टा घूमते हुए घुटनों के बल बैठ जाओ। उसने लम्हे भर के तौक़ुफ़ के बाद मेरी हिदायत पर मिन्नोअन अमल किया। करीब जाकर मैंने एकदम पिस्तौल को बैरल से पकड़कर उसकी खोपड़ी की सख्ती का अंदाजा किया। आह की आवाज के साथ वो औंधे मुंह सोफे पर गिरा। उसकी बेहोशी को यकीनी बनाने के लिए मैंने दूसरा वार भी किया और फिर जेब से बारीक रेशमी रस्सी निकालकर उसकी मुश्कें कसने लगा। उसे सख्ती से जकड़कर मैंने घसीट कर करीबी कमरे में फेंका और खुद देवाशीष की ख्वाबगाह की तरफ बढ़ गया। दरवाजा धकेलने पर खुला मिला। अंदर का मंजर मेरी तवक्को के मुताबिक था। देवाशीष औंधे मुंह बेड पर लेटा हुआ था और लौरा उसकी मुश्कें कस रही थी। वो तेज लहजे में बोली, मेरा ख्याल है तुम्हारा बाहर रहना ज्यादा बेहतर रहेगा। मैंने कहा, शायद तुम जल्दी ना उगलवा सको। वो बोली, ऐसे सुअरों को सधाने को लौरा ब्राउन से अच्छा उस्ताद तुम्हें नहीं मिलेगा। मैंने कहा, ठीक है, बाकी लोगों को मैं संभालता हूँ। और मैं ख्वाबगाह से बाहर निकल आया। मुलाजिमा मुझे बावर्ची खाने में मिली थी। उसके दुपट्टे से उसकी मुश्कें कसकर मैंने बावर्ची खाने में बंद कर दिया। बाकी मुलाजिम वहाँ मौजूद नहीं थे। फैमिली क्वार्टर कोठी के अकब में बने हुए थे और वहाँ जाना वक्त का ज़िया था। मैं ड्राइंग रूम के दरवाजे को अंदर से कुफल करके दोबारा देवाशीष की ख्वाबगाह में पलट आया। देवाशीष की हालत काफी खस्ता नजर आ रही थी। एक कान और नाक कटा कर वो मजीद भयानक लगने लगा था। अपनी शलवार वो गीली कर चुका था। मुंह बंधा हुआ था। बस नाक से काबिल रहम आवाजें निकल रही थी। यकीनन कमरा साउंड प्रूफ था, तभी तो उसकी हल्की सी आवाज भी मेरे कानों में नहीं पड़ी थी। अंदर दाखिल होते ही मैंने देवाशीष की उम्मीदों का नाश करने के लिए कहा, बाहर वाले सारों को कत्ल कर दिया है ताकि उसका रहा सहा दमखम भी टूट जाए। लौरा ने कपड़ा खोल दिया। बोली, फिर तो इसके होंठ आजाद कर देने चाहिए। वो घिघियाते हुए बोला, प्लीज प्लीज तुम जो चाहती हो ले लो, मगर मुझ में मजीद सहने का हौसला नहीं है। वो बोली, लड़कियों को ब्लैकमेल करने का मवाद कहाँ रखा है? वो हकलाया, कौन सा मवाद? एकदम उसके होंठों पर हाथ रखते हुए लौरा ने उसके बाजू में चाकू घोंप दिया। उसका जिस्म जोर से लर्जा और फिर मुसलसल कांपने लगा। लौरा बोली, अगली बार तुम्हारी आंख जाएगी। और उसने बेरहमी से उसकी आंखों के सामने चाकू लहराते हुए उसके होंठ आजाद किए। आह करते हुए वो गिड़गिड़ाया, प्लीज रहम करो। लौरा बोली, मासूम लड़कियों को दरिंदगी का निशाना बनाने वाले पर रहम करना मजलूम लड़कियों पर जुल्म करने के मुतरादिफ है, और लौरा इतनी जालिम नहीं है। उसने सफाई देने की कोशिश की। मैं लौरा कता कलामी करते हुए बोली, तुम्हारे सारे करतूत मुझे पता है सुअर, और हर झूठ पर ये चाकू तुम्हारे जिस्म का बोसा लेगा। इसलिए बेहतर यही है कि जो पूछूं सच सच उगल दो। समझ में आया? वो चुप रहा। लौरा ने हल्का सा तौक़ुफ़ करके सवाल दोहराया, अब बताओ ब्लैकमेलिंग का मवाद कहाँ छुपाया है?
वो अटकते हुए बोला, तिजोरी में। लॉरा ने पूछा, और तिजोरी कहाँ है? वो नजरें चुराते हुए बोला, वो इस कोठी में नहीं है। लॉरा बोली, ऐसे नहीं सुधरोगे। उसके होंठों पर हाथ रखते हुए लॉरा ने चाकू उसकी आंख में घोंप दिया। वो जोर से उछला और भयानक आवाजें निकालते हुए बिन जल के मछली बन के तड़पने लगा। लॉरा ने उसके होंठों को सख्ती से दबाए रखा, वरना कमरा उसकी चीखों से गूंज उठता। मैंने कहा, कमरा साउंड प्रूफ है कैप्टन, इसलिए एहतियात बेकार है। वो बोली, जानती हूँ, मगर मेरी समातें इसकी करीह चीखों की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। नफरत भरे लहजे में कहते हुए लॉरा ने उसके होंठों से हाथ हटा दिए। वो बाआवाज़ बुलंद कराहने लगा। लॉरा ने उसका हुलिया बिगाड़ दिया था। पै दर पै हमलों ने देवाशीष की मज़ाहमत खत्म कर दी थी। तेज बदबू जाहिर कर रही थी कि देवाशीष अपने आसाब पर काबू खो चुका था। मैंने मफलर नाक पर लपेट लिया। लॉरा ने भी नाक पर मास्क चढ़ा लिया था। उसकी कराहें थमने से पहले लॉरा ने अपनी तरफ मुतवज्जे किया तो मैं पूछ रही थी कि तिजोरी कहाँ है। देवाशीष के होंठों से गालियों और मुगल्लज़ात का तूफान उबल पड़ा। तुम फाहिशा रंडी, मेरे पे तेरी, तुझे छोड़ूंगा नहीं। लॉरा बोली, अब तक डटे हुए हो, मान गई तुम्हारी बर्दाश्त को। बाकी अपने जिस उज़्व पर इतरा रहे हो, अब वो तेरे पास नहीं रहेगा। लॉरा ने बेबाकी से कहते हुए उसकी टांगों के बीच में हाथ डाला। देवाशीष की हिम्मत पहले ही बाकी नहीं रही थी। बोला, भगवान के लिए माफ कर दो, बताता हूँ, सब कुछ बताता हूँ। नामर्द बनने का हौसला वो नहीं कर सका था। उसने फौरन हथियार फेंक दिए। लॉरा बोली, भौंकते रहो, तुम्हारे पास चुप रहने को 1 मिनट भी नहीं है। देवाशीष पेट में मौजूद मवाद पहले ही उगल चुका था। अब दिमाग में छुपाए राज बाहर निकालने लगा। तिजोरी ख्वाबगाह के अंदर ही कपड़ों की अलमारी में बनी हुई थी। मैंने अलमारी के पट खोलकर कपड़े एक जानिब हटाने की बजाय बाहर निकाल कर फेंके। अंदर चौड़ा तख्ता दाएं जानिब धकेलने से आसानी से हट गया। उसके अकब में फौलाद की तिजोरी नजर आ रही थी। देवाशीष के बताए कोड से कुफल खोल कर मैंने इकलौता पट खींच लिया। लॉरा भी करीब आ गई थी। अंदर 10-12 USB, एक लैपटॉप, एक एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, डॉलरों की चंद गड्डियां, 8-9 सादा मोबाइल फोन और कुछ दस्तावेजात पड़ी हुई थी। यकीनन हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पर वो लड़कियों को अपने असल नंबर से फोन नहीं करता था। देवाशीष से पासवर्ड पूछकर लॉरा ने लैपटॉप ऑन किया। सारी हार्ड डिस्क गंदी फिल्मों से भरी हुई थी और वो फिल्में उसकी अपनी तैयार करदा थीं। लेडी डॉक्टरों के अलावा नर्सों और चंद दूसरे शोबों से ताल्लुक रखने वाली लड़कियों की फिल्में भी मौजूद थीं। न जाने वो दरिंदा कब से इस काम में लगा हुआ था। हर लड़की के नाम का फोल्डर बना हुआ था। कुछ के फोल्डर के साथ मुर्दा लिखा था, जिसका मतलब यही था कि चंद एक ने खुदकुशी में राह फरार इख्तियार की थी। डॉक्टर सुजाता के नाम का फोल्डर भी मौजूद था। उसमें 4 वीडियोस पड़ी हुई थी। लॉरा ने एक वीडियो चलाई। डॉक्टर सुजाता को बेलिबास देखना कोई अच्छा तजुर्बा नहीं था। मैंने रुख मोड़ लिया। इतनी बदअखलाक लॉरा भी नहीं थी कि मुसलसल देखती रहती। वो बस देवाशीष की दरिंदगी की तस्दीक कर रही थी ताकि उसे अपने तशद्दुद का पक्का जवाब मिल जाए। मुतमईन होते ही वो मुझे मुखातिब हुई, सब कुछ समेट लो, और खुद देवाशीष की तरफ बढ़ गई। मैंने एक बैग ढूंढ कर तिजोरी में झाड़ू फेर दिया। डॉलरों की गड्डियां भी नहीं छोड़ी थी। इंडिया में अपनी जरूरियात पूरा करने को वो रकम काम आ सकती थी। लॉरा चाकू खोल कर दोबारा तैयार हो गई। बोली, इसके अलावा मवाद कहाँ छुपाया है? सच उगल दो, वरना। एक औरत होने के नाते मुझसे ज्यादा वो जानती थी कि मुतासिर होने वाली बेचारी लड़कियां किस अजियत से गुजरी होंगी। हर वक्त भांडा फूटने का डर, वीडियोस के लीक होने का खौफ, आए रोज नए दरिंदों के सामने जिस्म का दस्तरखान सजाने की अजियत, पूरे खानदान की बदनामी का वबाल, और भी जाने कौन कौन से एहसासात बेचारियों के दिलो दिमाग को डसते रहते होंगे। यकीनन खौफ और अंदेशों के साए में जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल और अजियत भरा है, और लॉरा तो खुद शुक्ला की दरिंदगी का शिकार हो चुकी थी। वो रो देने वाले लहजे में बोली, भगवान की कसम, सब कुछ इसी तिजोरी में छुपाया है। लॉरा बोली, तो फिर छुट्टी करो, तुम जैसे गलीज का वजूद जमीन के ऊपर नहीं अंदर बेहतर रहेगा। उसने मुसलसल 2 बार उसकी गर्दन में चाकू घुसेड़ा। देवाशीष खरखराते हुए तड़पने लगा। लॉरा ने एक कागज पर लिखा, इस दरिंदे की मौत पर किसी को अफसोस करने की जरूरत नहीं। ये हैवान न जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर चुका था। मैं मीडिया से दरखास्त करती हूँ कि मेरे इन अल्फाज को टीवी पर जरूर चलाए कि तमाम लड़कियों के खिलाफ ब्लैकमेलिंग का मवाद मैंने जाया कर दिया है। अब हर वो लड़की आजाद है जो इस मूजी के चुंगल में फंसी हुई थी। ये कागज उसकी छाती पर रख कर लॉरा खड़ी हो गई।
आई। मैंने बैग कंधे में डाल लिया था। लॉरा के कोट पर खून के छींटे नजर आ रहे थे। उसने कोट वहीं उतार कर फेंका और हम बाहर निकल आए। चौकीदार लकड़ी के बेंच पर बैठा हुआ था। हमें देखकर जल्दी से खड़ा हो गया। मैंने ड्राइविंग सीट संभाल ली। मेरे कार मोड़ने तक चौकीदार दाखिली दरवाजा खोल चुका था। देवाशीष के घर से निकलकर हम थोड़ी दूर आए। एक अवामी पार्क की पार्किंग में डॉक्टर सुजाता हमारी मुंतजिर थी। अपनी चोरी की कार पार्किंग में छोड़कर हम उसकी कार में मुंतकिल हो गए। सुजाता के स्टीयरिंग व्हील पर रखे हाथ इस्तरारी अंदाज में कांप रहे थे। हमारे बैठने के बाद भी उसे कुछ पूछने का हौसला नहीं हुआ था। लॉरा ने कहा, चलो। थूक निगलते हुए उसने दोनों हाथों से स्टीयरिंग व्हील थपथपाया। क्या रहा? लॉरा इत्मीनान से बोली, देवाशीष का तो कख नहीं रहा और ब्लैकमेलिंग का तमाम मवाद हमें मिल गया है। सुजाता ने गहरा सांस लिया और फिर एकदम लॉरा के गले में बाहें डालकर वो रो दी। लॉरा के चेहरे पर तबस्सुम उभरा और उसकी पीठ थपथपाने लगी। सब कुछ ठीक हो गया मेरी जान, अब तुम आजाद हो। उसने लॉरा के चेहरे को मुसलसल चूमते हुए मुसर्रत भरे लहजे में कहा, बहुत बहुत शुक्रिया। लॉरा ने कहकहा लगाते हुए मुझ पर चोट की। कुछ बोसे राजा के लिए भी बचा लो, बेचारा ललचा रहा होगा। मैं इत्मीनान से बोला, कोई बात नहीं, मैं तुमसे वसूल कर लूंगा। लॉरा ने मुड़कर मुझे घूरा। देवाशीष का अंजाम देखकर भी मुझसे डर नहीं लग रहा। सुजाता ने मुस्कुराते हुए कार आगे बढ़ा दी। मैंने कहा, डरे वो जिसके करतूत देवाशीष की तरह हों। इत्मीनान से कहते हुए मैंने टेक लगाकर आंखें बंद कर लीं। लॉरा सुजाता को तफसील बताने लगी। देवाशीष के अंजाम पर सुजाता को बहुत खुशी हुई थी। घंटे पौन घंटे में हम वापस पहुंच गए थे। लॉरा ने तमाम USB, हार्ड डिस्क, दस्तावेजात और लैपटॉप सुजाता को दिखाए। डॉलरों की गड्डियां और मोबाइल फोन मैंने अपने पास रख लिए थे। खूब तसल्ली कर लेने के बाद उन्होंने सारी अशिया को हथौड़ी से कूट कर टुकड़े टुकड़े किया और क्यारी में गड्ढा खोद कर दफना दिया। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस्लामी और तारीखी शख्सियात पर मबनी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल दास्तान को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आप कौन सी तारीखी और इस्लामी कहानियां सुनना चाहते हैं। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। इंशाल्लाह अगली किस्त में आपसे मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफिज।